और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान पहुंचे पाकिस्तानी सेना प्रमुख अपने डेलीगेशन के साथ आसिम मुनीर ईरान पहुंच गए हैं। जहां खबर है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तेहरान पहुंचे हैं। ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने उनका वेलकम किया। ये तस्वीरें देखिए। दरअसल एक बार फिर से ईरान और अमेरिका की बातचीत के लिए पाकिस्तान पहल कर रहा है। इस्लामाबाद में दोबारा शांति वार्ता कराना पाकिस्तान का मकसद है। हालांकि पहली बार जो वार्ता कराई गई थी वो फेल हो गई, लेकिन फिर से इसी कोशिश में लगे आसिम मुनीर देखिए ईरान पहुंचे हैं और विदेश मंत्री अरागची ने उनका वेलकम किया है। ये तस्वीरें उसी दौरान की। तो शांति वार्ता कराने के लिए एक बार फिर से पहुंचे हैं आसिम मुनीर। और देखिए पाकिस्तानी सेना प्रमुख अपने डेलीगेशन के साथ जब ईरान पहुंचे तो ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने उनका वेलकम किया है। ये तस्वीरें। और इस मुलाकात में यह तय होगा कि इस्लामाबाद में अगली बैठक होगी या नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान का मकसद इसमें मध्यस्थता की भूमिका निभाए और पूरी दुनिया को यह संदेश दे। लेकिन पहली जो वार्ता थी वो फेल हो गई। अब जब वहां आसिम मुनीर पहुंचे हैं तो यह तय होगा कि अगली जो शांति वार्ता की बैठक है वो इस्लामाबाद में होगी या नहीं होगी। है नाक कटने की बात हो रही थी सिद्धार्थ, अब हमारी नाक बची भी है, नाक रहेगी तो कटेगी ना। अब तो नाक ही नहीं है ऐसा लग रहा है। मोदी सरकार ने एक ऐसी जगह पर लाकर पूरी विदेश नीति को खड़ा कर दिया है कि हमारे विदेश नीति की नाक ही नहीं है, तो काटना तो बहुत दूर की बात है। जी सिद्धार्थ जी, तरह से विफल विदेश नीति के तहत आज हमको ये दिन देखना पड़ रहा है। ये जो हमारे मुंह पर तमाचा पड़ा है पाकिस्तान के इस यश की वजह से, इसके लिए पूरी तरह से मोदी सरकार जिम्मेदार है, आरएसएस जिम्मेदार है। जी बिल्कुल, आपने कहा कि मोदी सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। ये मोदी सरकार के लिए बैठिए आत्मचिंतन का विषय है। चुनाव की रैलियां तो चलती रहेंगी, चुनाव तो आते रहेंगे। जरा उसे छोड़ के और बैठे, जरा बात करें अपने पॉलिसी मेकर्स के साथ, अपने सलाहकारों के साथ, इंट्रोस्पेक्शन करें। आत्मचिंतन का समय है। आप हमेशा रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री खड़े हुए क्यों मिलते हैं? जब ट्रंप चुनाव हार रहा है तो आप वहां ट्रंप सरकार की आपकी बात ट्रंप सरकार का नारा लगा के आते हैं। जब ट्रंप चुनाव जीत रहा है तो आप उससे नहीं मिलते हैं। कमला हैरिस जो डेमोक्रेट पार्टी की लीडर थी, चुनाव लड़ रही थी, उससे मिलकर आते हैं। वहां से आपकी नंबर 1 बन जाता है। उसके बाद अब आप आए हैं, आप फिर रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री खड़े हुए हैं। जब दुनिया इजराइल जाने से कोई भी दुनिया का लीडर तैयार नहीं है, वो ऐसे मौके पे आप इजराइल जाते हैं और उसके विदिन 48 आवर्स ऐसी जंग शुरू होती है जिसकी खतरा ये मंडरा गया कि ये परमाणु युद्ध में तब्दील हो जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, भारत सरकार को चाहिए आज के बाद अपनी जो डोमेस्टिक पॉलिसी है, मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, और पाकिस्तान शब्द पाकिस्तान चले जाओ, इसे गाली की तरह इस्तेमाल करना बंद करें। पाकिस्तान का ओहदा तुमसे कई गुना, 1000 गुना ऊपर, एक झटके में ऊपर चला गया है पाकिस्तान का ओहदा। तो इसलिए जरा अब चुप बैठे, मुंह पे लगाम लगाएं अपने भी और अपनी जो ये आपके ट्रोल्स है। जैसा अभी पुष्पराज बता रहे हैं, सूनर और लेटर जो ट्रंप है उसको उठाने वाला है। वो पाकिस्तान को रिवॉर्ड तो देगा, कुछ क्या देगा रिवॉर्ड? वो कहेगा मैं तुम्हें रिवॉर्ड में कश्मीर देता हूं। तो आप उसकी तैयारी कीजिए कि हमें उससे कैसे निपटना है। बहुत बड़ा क्राइसिस हमारे सामने आने वाला है हमारी पॉलिसी के फेल्योर के तौर पे। और ये लड़ाई जो है, ये कहना मैं जरूर चाहूंगी, ये ईरान ने ना केवल लड़ाई जीती है बल्कि दुनिया के दिलों को भी जीता है और दिमाग को भी जीता है। मजबूर किया है कि अभी दूसरी तरीके से युद्धों को लड़के जीता जा सकता है, क्योंकि ये जीती तो है कि जो सीज फायर की बात अल्टीमेटली करनी पड़ी, अदरवाइज तो डाल ही रहे थे। एक चीज जो मुझे इसमें हल्का सा कमेंट जो करती हूँ, उसमें मैंने ईरान के नेताओं को देखा, वो बड़ी मोटी मोटी अंगूठियां पहने हुए हैं अपनी उंगलियों में। तो मुझे लगता है कि इंडिया में ये फैशन वहीं से आया है शायद, जो हमारे यहाँ मोटी मोटी अंगूठियां, पता नहीं वो क्या रतन लगे हुए। आई वांट दर्शक टू कमेंट कि है क्या वो इतनी बड़ी बड़ी क्या रिंग्स पहनते हैं वो अपने हाथ में। जी ठीक। विवेक क्या कहेंगे अंत में? जी ऐसा है कि भारत की विदेश नीति रूप से एक पुनर्रचना की जरूरत है, स्ट्रेटेजिक रिसेट की जरूरत है। और वो ये है कि जहां भारत का इंटरेस्ट हार होता है वहां पर हम जिस किसी चीज की वजह से भारत का इंटरेस्ट हार होता है उस चीज के खिलाफ खड़े रहे। लेकिन हो ये रहा है कि जैसे मैंने पहले चरण में कहा कि हम इजराइल के साथ खड़े हो गए, जबकि हमने खड़ा होना चाहिए था इस युद्ध के खिलाफ। अब इस युद्ध को अगर परमानेंट सीज फायर में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए भारत को कोशिश करनी चाहिए। ये मौका अभी पाकिस्तान के पास न चला जाए, फिर एक बार टेम्पररी फायर में कन्वर्ट करने का जो मौका है वो पाकिस्तान से छीनने का एक सुनहरा मौका भारत के पास है। वो ऐसा है कि इस टेम्पररी सीज फायर को परमानेंट सीज फायर में कन्वर्ट तभी किया जा सकता है जब इजराइल को इस युद्ध को रोकने के लिए इजराइल को तैयार किया जाए। और हमारी जो इजराइल के साथ में दोस्ती है, जो हमारी कमाराडेरी है, उसका इस्तेमाल करें अभी मोदी जी, अभी उसका इस्तेमाल इजराइल को राजी करे कि इस युद्ध को परमानेंटली खत्म किया जाए। अगर मोदी जी इजराइल के साथ में अपनी दोस्ती का इस्तेमाल इस युद्ध को परमानेंट सीज फायर में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं तो हो सकता है कि नोबेल प्राइज के असली विनर वो पाकिस्तान के साथ में भारत और पाकिस्तान जॉइंट विनर हो सकते हैं। वरना ये तो पूरी तरह से नोबेल प्राइज जो है वो पाकिस्तान के पक्ष में जाएगा। अगर पाकिस्तान इस टेम्पररी सीज फायर को परमानेंट सीज फायर में कन्वर्ट करे तो ये पूरा नोबेल प्राइज का विनर पाकिस्तान होगा। अगर जॉइंटली हमको भारत और पाकिस्तान के साथ में भारत को पाकिस्तान के साथ में जॉइंट विनर अगर बनना है, मोदी जी का ख्वाब है नोबेल प्राइज जीतना, तो इजराइल को बनाए इस युद्ध को परमानेंटली रोकने के लिए। और वो अगर कर सकते हैं, मौका है भारत के पास कि जो हमने हमारा लॉस ऑफ फेस हुआ है उसको उसकी रिकवरी हो जाए, हम फिर एक बार दुनिया में एक अच्छे चेहरे के साथ दुनिया के सामने हम खड़े हो सकते हैं। लेकिन पूरी बड़ा तमाचा है एक्चुअली, क्योंकि हमारे विदेश मंत्री ने कुछ दिनों पहले ये कहा था कि हम क्या है, हम दलाल नहीं है। और पाकिस्तान को हिम्मत हो तो पाकिस्तान का नाम लेके ये कहते हैं ना कि पाकिस्तान एक दलाल देश है, लेकिन उतना बोलने की हिम्मत नहीं है, इनके पास कोई हिम्मत नहीं है। लेकिन इनडायरेक्टली एक टॉन्ट पाकिस्तान को लगाया। अब ऐसा है कि वही दलाल जो है, इम्पोर्ट्स दलाल जो है, उस दलाल ने ही आपको राहत दिलाई है। इतनी बड़ी विडंबना है कि आपको जो राहत मिली है, आप दुनिया के सबसे ज्यादा अफेक्टेड देश रहे। समझिए कि इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन हमारा जो ईंधन का जो हमारी गरज है वो पूरी तरह से उस इलाके से आती है जहां पर युद्ध चल रहा है।
और हमारा कर्तव्य बनता था, सबसे पहला कर्तव्य हमारा बनता था कि हम इस युद्ध को रोकने के लिए कोशिश करते। हम इस युद्ध के खिलाफ खड़े होते क्योंकि हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इसमें मारे जा रहे हैं। मतलब ये किस तरह की बेवकूफ़ी है कि हम इसमें बिल्कुल इसमें हमने पार्टिसिपेट नहीं किया, इस युद्ध को रोकने के प्रोसेस में हमने पार्टिसिपेट नहीं किया, जबकि हम इस दुनिया के सबसे ज़्यादा अफेक्टेड देश हैं। 140 करोड़ की पॉपुलेशन दुनिया में कहीं भी नहीं अफेक्ट हुई है इतनी, जितनी भारत में हुई है। उसके बावजूद हमारे 1 करोड़ लोग वहाँ पर गल्फ एरिया में रहते हैं जो अफेक्टेड है, जो हमारे लिए डॉलर्स लाते हैं, हमारे लिए रेमिटेंसेस लाते हैं, जिससे देते हैं। इनका पूरा सोशल मीडिया उस पर ही चलता है। तो ये किस हमारे 1 करोड़ लोग वहाँ पर गल्फ एरिया में रहते हैं जो अफेक्टेड है, जो हमारे लिए डॉलर्स लाते हैं, हमारे लिए रेमिटेंसेस लाते हैं, जिससे देते हैं। इनका पूरा सोशल मीडिया उस पर ही चलता है। तो ये किस एक तो मेरे ख्याल से ये नाक अगर कटी है तो सरकार की कटी है, मोदी सरकार की पॉलिसियों की कटी है, किसी देश की नाक नहीं कटती। 40 दिन पहले ये देश हमारे प्रधान जी जाके तय ईरान करके आए थे कि ईरान को कुछ है नहीं। 40 दिन के अंदर ईरान ने दिखा दिया कि आज वो विश्व की चौथी सबसे बड़ी महाशक्ति है। तो आप अगर चीजों को बदलना चाहते हैं तो 40 दिन में आप बदल सकते हैं। विषय है कि क्या आप बदलने की तैयारी है। भारत की नाक नहीं कटी है, मोदी सरकार की निश्चित रूप से नाक कटी है, क्योंकि आज मेरे जैसे हिंदू के लिए राहत भी है और मोह भंग भी है। राहत इसीलिए है कि दुनिया विश्व युद्ध के चौखट से लौट आई, मेरे घर में सिलेंडर अब धीरे-धीरे आने लगेगा। मोह भंग इसीलिए है कि पिछले 40 साल से जो मेरे बुजुर्ग, मेरे दोस्त, मेरे व्हाट्सएप अंकल लोग खुद को विश्व गुरु कह रहे थे, 40 दिनों में तो ईरान विश्व गुरु बन गया। विश्व गुरु हमको 40 साल से कह रहे थे कि हम हैं, 40 दिन में बन गया ईरान। दूसरा मोह भंग इसीलिए भी है क्योंकि जिस भाजपा ने देश को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की घुट्टी पिलाई थी, उसके राष्ट्रवाद को पहले तो पिछले साल मई में ट्रंप साहब ने सीज फायर करके धराशायी कर दिया, और आज 11 महीने के अंदर ईरान ने दिखा दिया कि संस्कृति का मतलब 56 इंची गमछा, छाती के ऊपर गमछा लहराते हुए हिंदू राष्ट्र का नारा देना नहीं होता है। तो ये पूरा का पूरा जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद था, वो धरातल से जले पर नमक छीट दिया है पाकिस्तान ने विश्व युद्ध का पंच बनकर। अब कल विश्व पंच पाकिस्तान, विश्व गुरु ईरान और डियर फ्रेंड डोनाल्ड, ये तीनों मिलकर अगर भाजपा पे चढ़ जाएं कि हम तीनों मिलकर अब कश्मीर का समझौता करेंगे, तो मोदी सरकार कहां जाएगी? समस्या तो यहाँ आने वाली है, क्योंकि एक विश्व गुरु ईरान बन गया है, दूसरा विश्व पंच पाकिस्तान बन गया है, डियर फ्रेंड डोनाल्ड तो अभी भी डियर फ्रेंड ही है। ये तीनों मिलकर कहेंगे कि अब हम दुनिया का विश्व तो खतरा सलट लिए, अब आपका विश्व, आपका जो पाकिस्तान का है, पाकिस्तान और भारत के बीच में कश्मीर मसला, उसको हल करेंगे, तो ये कहां जाएंगे? मेरे ख्याल से देर से समझा, लेकिन मैंने दुरुस्त आज समझा कि आज ट्रंप हो या प्रधान जी, कोई भी देश व्यक्ति के हाथ में ज्यादा पावर दे देगा तो विकेंद्रित ईरान मधुमक्खी बनकर बड़े से बड़े 56 इंची शेर को धूल चटा देता है। इस युद्ध में ईरान की जीत बताती है कि कैसे चुपचाप अपनी क्षमता विकसित करते रहने वाला बड़े से बड़े बकैत को भी सरेंडर करवा देता है। ये हमने 40 दिन में देख लिया। आज भारत का बच्चा जान गया है कि, और ये चीज धन्यवाद देता है, बाहर बच्चा इसका जो धन्यवाद दे रहा है वो ईरान को दे रहा है कि अब हालत यह है कि पुष्पराज जी जैसे लोगों को अब ये सोचना पड़ेगा कि व्यक्ति पर निवेश करना बेहतर है या व्यवस्था पर निवेश करना बेहतर है। भारत को कौन सी चीज बचाएगा? व्यक्ति पर निवेश करना बचाएगा। पुष्पराज जी को राजनीतिक योजना बनानी है कि मोदी और गांधी के बाइनरी से उठकर 140 करोड़ भारतीयों का टीम इंडिया कैसे खड़ा करें, कैप्टन उसका भले कोई हो, क्योंकि ईरान को हमने देखा युद्ध कि मैं इतना हमला किया, मैंने इतना हमला खाया, तो हो सकता है इजराइल का गुप्त तो भारत में जो ये पिछले 15 सालों से हम लोग जेम्स बॉन्डगिरी और इजराइल के मोसाद को अपना हीरो मान के धुरंधराई जो हम लोग कर रहे थे, वो धुरंधराई अपनी जगह पर है, लेकिन उससे आप युद्ध नहीं जीत सकते। गुप्तचर आप किसी को, वहां के खमेनी को आप क्या कहते हैं, चुपके मार सकते हैं, एक आध कैप्टन को आप मार सकते हैं। तो एक आध विकेट ले लेना का मतलब ये नहीं होता है कि आप मैच जीतते हैं। टेस्ट मैच जीतने के लिए आपको सामने वाली टीम को 2 बार मतलब 20 बार विकेट लेना पड़ता है। आप एक आध विकेट किसी को गलती से रन आउट कर दिया तो कहीं क्या मैच जीत गया, ऐसा नहीं होता है। तो हमारे पास ईरान की, भारत की नाक कटी नहीं है, लेकिन ये सरकार की नाक कटी है। और जो भी पावर फॉरेन पॉलिसी का, डोमेस्टिक का एक हाथ में लिए हैं, यही होता है डिक्टेटरशिप में, और लोग बताएंगे इलेक्शन में। जी ओके सर, मैं पुष्पराज के पास आती हूँ कि पुष्पराज, अब आपको लग रहा है कि भारत एक समय था जब पाकिस्तान बिल्कुल आइसोलेट हो चुका था पूरे विश्व से, आज वही पाकिस्तान बिल्कुल सेंटर स्टेज में आकर खड़ा हो गया है। भारत सरकार को क्या चाहिए? नीलू जी, मैं मौजूदा हालात पर टिप्पणी करूंगा, ना कि वो स्थिति जो एक इंडिया सरकार है। इसीलिए हमें जो मोदी सिद्धांत, जो लोग लगातार कह रहे हैं मोदी डॉक्ट्रिन, उसको बारीकी से विश्लेषण करने की जरूरत है, और खास तौर पर मोदी सरकार की पाकिस्तान नीति को संरचनात्मक रूप से जांचने की जरूरत है। एक तो इजराइल और ईरान के बीच पसंदीदा मध्यस्थ के तौर पर पाकिस्तान ने, ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी, नॉट द फॉरेन पॉलिसी एस्टैब्लिशमेंट, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की गुट निरपेक्षता के सिद्धांत से समझौता किया और युद्ध शुरू होने से ठीक 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नेतन्याहू को राजनीतिक समर्थन देने का फैसला किया है। ये फॉरेन पॉलिसी एस्टैब्लिशमेंट का डिसीजन नहीं था, मैं अभी भी कह रहा हूं। दूसरी बात, यूएन द्वारा युद्ध और दूसरे राष्ट्र पर हमले का समर्थन करके प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के स्टैंड को भी कमजोर किया है। आपको याद होगा कि जिस तरह से ईरान के ऊपर अवैध रूप से हमला हो रहा है, उसी तरह पाकिस्तान ने अवैध रूप से भारत बाता की जमीन पर कब्जा किया है। अगर आप एक को एंडोर्समेंट कर रहे हो, इन वे आप अपने स्टैंड को वीकन कर रहे हो। साथ ही साथ राष्ट्रपति ट्रंप ने कश्मीर मुद्दे का अंतरराष्ट्रीयकरण कर दिया है। भारतीय प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता के बाद नहीं दी थी, ये मोदी सरकार ने करवा दी है। फिर IMF, वर्ल्ड बैंक और EDB पर पाकिस्तान को अरबों डॉलर देने के लिए दबाव डाला जा रहा है अमेरिका से, और उनके जनरल्स को मेजबानी किए जा रही है व्हाइट हाउस में, लेकिन हमारे विदेश मंत्री को टाइम नहीं दे रहे, अपॉइंटमेंट दे नहीं रहे हैं। और तो और पाकिस्तान को यूएन के बहुत महत्वपूर्ण पद पर बिठा रहे हैं। विदेश नीति के मोदी डॉक्ट्रिन के कारण अमेरिका ने भारत को पाकिस्तान के साथ एक ही श्रेणी में रख रहे हैं। दे हैव रीआइफनेटेड इंडिया एंड पाकिस्तान। 2014 से पहले आपको याद होगा भारत की तुलना चीन के साथ की जाती थी, आज हमारी सफल और लड़खड़ाते हुए देश के साथ की जा रही है। तो पाकिस्तान नीति, प्रधानमंत्री मोदी और डॉक्टर जयशंकर की पाकिस्तान नीति को लेकर हमने देश में बहुत चिंता की, मतलब विश्लेषण की जरूरत है, और ये बहुत ही चिंताजनक बात है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान एम्बोल्डन होता जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कितने देशों ने दुनिया भर में पाकिस्तान की आलोचना की थी और इंडिया का
का समर्थन किया था? क्या चीन ने किया था? क्या अमेरिका ने किया था? क्या रूस ने किया था? क्या ब्रिक्स समिट ने, ब्रिक्स किसी देश ने किया था? नहीं। तो ये प्रधानमंत्री मोदी की नाकामियां है और ये मोदी डॉक्ट्रिन की एक विफलता है। और आई एम सॉरी, बट ये आज जो हुआ है, पाकिस्तान इज अ प्रेफर्ड मीडिएटिंग पार्टनर, ये सिर्फ मोदी जी की बदौलत है और किसी की नहीं है। बहुत संक्षेप में विवेक और मीनू जी के पास आऊंगी। सबसे पहले मीनू जी आपके पास, उसके बाद फिर विवेक के पास। बोलिए। मेरा ये कहना है कि तरह से दारोमदार मोदी जी पर है, वो कोशिश करें इजरायल को इस युद्ध को रोकने के लिए। जी। देखेंगे क्या होता है।